नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों को किया संबोधित। विकसित भारत की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए सभी सांसदों से व्यवधान नहीं, समाधान की भावना से काम करने का किया आह्वान। अब से थोड़ी ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण। मौजूदा वित्त वर्ष का लेखा जोखा किया जाएगा पेश उसके जरिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। शोक में डूबा महाराष्ट्र। गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई बड़े नेता अंतिम संस्कार में शामिल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में कोलंबिया में लैंडिंग से पहले विमान क्रैश। एक सांसद और 2 क्रू मेंबर समेत सभी 15 लोगों की मौत। हादसे की जांच शुरू। और बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का भव्य समापन आज। थल सेना, नौसेना और वायुसेना समेत केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड देंगे मनमोहक प्रस्तुति। और आइए अब जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों को संबोधित किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे देशवासियों के आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए सभी सांसदों से व्यवधान नहीं, समाधान की भावना से काम करने का आह्वान किया। आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है। आज भूमिका व्यवधान के माध्यम से रोते बैठने की नहीं है, आज हिम्मत के साथ समाधानकारी निर्णयों का कालखंड है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि वे आएं, राष्ट्र के लिए आवश्यक समाधानों के दौर को हम गति दें, निर्णयों को हम शक्ति दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जन कल्याण को सुनिश्चित करने के साथ साथ सुधारों को आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री ने सरकार के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को भी दोहराया। जो हमारे टीकाकार रहते हैं साथी, हमारे प्रति पसंद नापसंद का रवैया रहता है और लोकतंत्र में बहुत स्वाभाविक है। लेकिन एक बात हर कोई कहता है कि सरकार ने लास्ट माइल डिलीवरी पर बल दिया है। योजना फाइलों तक नहीं, लाइव तक पहुंचाने का प्रयास रहता है और यही हमारी जो परंपरा है उसको हम आने वाले दिनों में रिफॉर्म एक्सप्रेस में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ाने हैं। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न होने की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने इसे एक बड़ा अवसर बताया। प्रधानमंत्री ने भारतीय मैन्युफैक्चरर्स से आह्वान किया कि वो उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए इसका लाभ उठाएं। 27 देशों के साथ हुआ ये समझौता हमारे देश के मछुआरे, हमारे देश के किसान, हमारे देश के युवान, सर्विस सेक्टर में जो लोग विश्व में अलग अलग जगह पे जाने के उत्सुक हैं, उनके लिए बहुत बड़े अवसर लेकर के आ रहा है। और मुझे पक्का विश्वास है, एक प्रकार से कॉन्फिडेंट, कॉम्पिटिटिव और प्रोडक्टिव। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय मंत्री जी द्वारा आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत किए जाने के पश्चात
उसकी प्रतियां मेंबर पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। अब आपको व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध करा दी जाएगी और नए कई परिवर्तन किए हैं जो आने वाले समय में सब परिवर्तन आपको नजर आएंगे। और सभी माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह भी रहेगा, संसद की कार्रवाई को और उचित तरीके से चलाने में और नए इनोवेशन, नए सुझाव आप जो भी देंगे, हम कोशिश करेंगे कि संसद में माननीय सदस्यों के अनुकूलता के अनुसार उन सारे टूल्सों का उपयोग कर ताकि माननीय सदस्यों की क्षमता बढ़ सके और वे अच्छी संवाद चर्चा, सकारात्मक चर्चा कर सकें। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र। आइटम नंबर 2, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions. Economic Survey 25-26, Economic Survey 25-26 Statistical Appendix. आइटम नंबर 3, श्री के राम मोहन नायडू। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अपने सहयोगी की ओर से आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर उनके नाम के समक्ष उल्लिखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4, महासचिव। Sir, I lay on the table the following 4 bills passed by the Houses of Parliament during the 6th session of the 18th Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 2nd December 2025. 1. The Manipur Goods and Services Tax, Second Amendment Bill 2025. 2. The Central Excise Amendment Bill 2025. 3. The Health Security Say National Security Cess Bill 2025. 4. The Appropriation Number 4 Bill 2025. I also lay on the table copies duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha of the following 4 bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President. 1. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Gramin VBG Ramji Bill 2025. 2. The Repealing and Amending Bill 2025. 3. The Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill 2025. 4. The Sabka Bima Sabki Raksha Amendment of Insurance Laws Bill 2025. Item number 5, Shri Kiren Rijiju ji. Speaker sir, I rise to present the 13th report of the Business Advisory Committee. माननीय सदस्यगण, मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारत की संसद द्वारा 14 से 16 जनवरी 2026 के बीच राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों CSPOC का 28वां सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। ये सम्मेलन 16 वर्षों के बाद भारत में आयोजित किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 जनवरी 2026 को ऐतिहासिक संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में किया गया। ये सम्मेलन 53 राष्ट्रमंडल देशों और 14 अर्धस्वायत्त संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों को एक मंच पर लाता है। मुझे आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है, इस सम्मेलन में रिकॉर्ड अभी तक CSPO सम्मेलन में हुए देश में सबसे ज़्यादा 60 से अधिक पीठासीन अधिकारी और 200 डेलीगेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। सम्मेलन में IPU इंटर पार्लियामेंट यूनियन की प्रेसिडेंट डॉक्टर तुलिया एक्सन, CPA कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के चेयरपर्सन डॉक्टर क्रिस्टोफर
कलिका को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में और आपको लिए चलते हैं सीधा बारामती, जहां जिस तरह से जो अजीत पवार हैं उनका जो फाइनल राइट्स हैं वो किए जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं अजीत पवार का जो अंतिम संस्कार है उसकी सीधी तस्वीरें। सुविता ते शरीराणि मातुरुतस्थ हवेत 3 वेळा फायर करून बंदुकीची सलामी दिली जाते.
सफर पर निकल गए दादा। इस सम्मान के साथ अजीत पवार को दी जा रही है विदाई। बारामती के सीने में एक ऐसा घाव जो आजीवन भर नहीं पाएगा। राष्ट्रीय राजनीति में ये अपूर्णीय क्षति है। पंचतत्व में विलीन हुए अजीत पवार, जमीन से जुड़े हुए नेता, बहुत ही सौम्य और शांत व्यक्तित्व। और इस अंतिम विदाई में गृह मंत्री अमित शाह भी इस वक्त मौजूद हैं। अंतिम सफर में आप देख सकते हैं कि जो हुजूम है, उनसे जो प्यार करते थे, जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले दादा अब उनके बीच नहीं रहे और ये राष्ट्र के सम्मान के साथ दी जा रही है अजीत पवार को अंतिम विदाई। अपने अंतिम सफर पर निकल गए अजीत पवार और महाराष्ट्र के कद्दावर नेताओं में उनका नाम शुमार था। सबसे लंबे समय तक सूबे के डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार और राष्ट्र के सम्मान के साथ दादा को विदाई दी जा रही है। बारामती की जनता अपने दादा के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुंची है, जहाँ राष्ट्र के सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ मौजूद हैं, उनके पुत्र यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। शिशिर शेलार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिशिर, बहुत ही भावुक पल है ये, जहां हम अजीत पवार की जब बात करते हैं, दादा की इस अंतिम विदाई में बारामती की जो जनता है वो यहाँ पर उमड़ पड़ी अपने नेता की आखिरी झलक पाने के लिए। और ये जहाँ राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से एक अपूर्णीय क्षति है, वहीं एक बहुत बड़ा भावुक क्षण पवार परिवार के लिए। तो ये भावपूर्ण पल होता है जहां पंचतत्व में विलीन हुए हैं अजीत पवार। अपनी अंतिम यात्रा पर वो निकल गए। एक ऐसा खालीपन जरूर छोड़कर गए हैं जहां सौम्य व्यक्तित्व के साथ शक्तिशाली और दूरदर्शी सोच की वो एक जीती जागता उदाहरण थे। जहां जमीन से जुड़े हुए नेता उन्हें माना जाता था, ग्रासरूट लेवल पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के लिए उनके व्यक्तित्व को जाना जाता था। आज महाराष्ट्र की इस राजनीति में जब हम कद्दावर नेताओं का नाम लेते हैं, अजीत पवार का नाम आना लाजमी है और आज राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। अपने जो उन्हें प्यार करते थे, जिन भावनाओं के साथ आप देखिए उनकी एक झलक पाने के लिए बारामती में उनकी चाहने वालों का हुजूम आप देखिए जो उन्हें देखना चाहते हैं। और ये भावपूर्ण पल है जब सांसारिक बंधन छोड़कर वो अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गए। और अजीत पवार के बारे में जिस तरह से माना जाता है, कहा जाता है, आम जनता की बातों को सुनना, उनके मुद्दों के समाधान को निकालना, जन प्रतिनिधि के तौर पर जिस तरह से उन्होंने एक लंबा राजनीतिक अनुभव लिया, उसी अनुभव के बल पर आप देखिए कि जनता उन्हें भावपूर्ण, कहीं ना कहीं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पहुंची है। पूरा महाराष्ट्र इस वक्त शोक में डूबा है। एक कद्दावर नेता जिसकी दूरदर्शी सोच, जिसने महाराष्ट्र को एक अलग ही लेवल पर आर्थिक, राजनीतिक तौर पर सुदृढ़ किया। कई ऐसी विकास योजनाएं जो महाराष्ट्र को आर्थिक तौर पर मजबूत करती हैं, वो दूरदर्शी सोच का नतीजा थी अजीत पवार के। और आज राजकीय सम्मान के साथ उनकी विदाई हो रही है और दिवंगत नेता के सम्मान में नारे लगाए जा रहे हैं। शिशिर, ये तस्वीरें जो हम देख रहे हैं जहां बारामती की जनता एक आखिरी झलक पाने के लिए यहाँ मौजूद है, ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि है, ये भावपूर्ण पल है बारामती के लिए, जहां एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने अपने दादा को खो दिया। बिल्कुल, देखिए, घर का अगर कोई बड़ा व्यक्ति अगर हमसे जुदा होता है तो जाहिर सी बात है इसका
दुख जो है हर किसी को होता है परिवार के। कुछ यही एहसास जो है इस वक्त बारामती वासियों को हो रहा है, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो अजित पवार के कंधों पर जो है दूरी थी। जिस प्रकार से एनसीपी की हम बात करें या फिर उनके नेतृत्व करने की अगर बात करें, तो ऐसे में इसी वक्त जो है दादा का जो है चला जाना कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी क्षति कह सकते हैं। और इसलिए जो लोग बारामती वासियों को कहते हैं कि शायद आज उनको ऐसा लग रहा है कि वो अनाथ हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अजित दादा जो है उनके साथ खड़े होते थे, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात थी। हालांकि अजित पवार एक बड़ा नाम, एक बड़ा कद्दावर नेता होने के बावजूद भी जिस प्रकार से बारामती को रिप्रेजेंट करता था, बारामती के लोगों को रिप्रेजेंट करता था, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस प्रकार से वो जो है वो जमीन से जुड़े हुए थे। और इसीलिए जो है इतनी तादाद में हम इस वक्त जो है ये इस प्रांगण में खड़े हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए, जहां तक नजर जाए लोग आपको दिखाई देंगे। और इसे बारामती की भीड़ नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से आए हुए अजित दादा के ये प्रशंसक है, उनके फॉलोअर्स हैं और उनके काम का तरीका वो जानते थे, और जो कहीं ना कहीं उनकी मुरीद भी कह सकते हैं। और इसीलिए ये जो प्रांगण है पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ इस वक्त तकरीबन, अगर मैं गलत ना हूं तो तकरीबन हजारों की भीड़ इस पूरे प्रांगण में। और इतनी ही भीड़ इस वक्त रास्ते पर भी है, जो कई लोग जो है अंदर नहीं आ पा रहे हैं। अपने दादा की आखिरी झलक पाने के लिए जो है लोग बड़े तादाद में यहाँ पर आए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इनके मन में भी गहरी इच्छा होगी, किस प्रकार से इस वक्त जो है इन लोग जो है ये महसूस कर रहे होंगे। लेकिन उसमें और एक बात ये भी है कि जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों से दादा ने जो काम किया है, खासतौर पर महाराष्ट्र में और बारामती की अगर बात करें यहाँ पर, तो ये एक उनकी छाप छोड़ता है इस पूरे प्रदेश पर। और इसीलिए हर कोई उनके काम का भी मुरीद था। हालांकि अब हम विजुअल्स में देख रहे हैं कि दादा की जो है चिता उनको अग्नि दी गई है, और उनके जो दोनों पुत्र है पार्थ पवार और जय पवार जो है उन्होंने जो है मुखाग्नि दी है। उस वक्त जो है मंत्रोच्चार जो चल रहे हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र के राजनीति के बड़े नेता जो है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। और ये नेता किसी एक पार्टी के नहीं थे, बल्कि अक्रॉस द पार्टी लाइन जिसे हम कह सकते हैं कि चाहे उनके जो विपक्ष में लोग थे वो भी यहाँ पर आए थे, उनके साथ जो लोग थे वो तो साथ थे ही। तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है अजित पवार की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के राजनीति में उनकी पैठ थी, ये इसे समझा जा सकता है। और इसीलिए इतने बड़े तादाद पर जो है लोग यहाँ पर सिर्फ कार्यकर्ता नहीं बल्कि नेतागण भी इतने बड़े तादाद पर यहाँ पर मौजूद है। हालांकि अब अगर देखा जाए आगे की राह क्या होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यही सवाल जो है लोगों के मन के भीतर भी है। जहां तक बात करें अजित पवार की, उन्होंने 2 फाड़ तो हुए थे अजित पवार के एनसीपी के, इसका एक नेतृत्व अजित पवार कर रहे थे, उसमें काफी सफल भी आपने बहुत अहम बात कही है यहाँ पर शिशिर। ये कैसा वैक्यूम है अजित पवार के व्यक्तित्व को अगर हम समझें, एक मजबूत संगठनकर्ता, प्रशासनिक अनुभव वाला नेता जो महाराष्ट्र की राजनीति ने खोया राष्ट्रीय लेवल पर, वहीं दादा के रूप में एक बड़े का परिवार से जाना पेड़ की उस बड़ी डाल के समान होता है। तो उस लिहाज से इस वैक्यूम को भरना, इस खालीपन को भरना बहुत मुश्किल होगा राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें, और साथ ही साथ अगर हम इसे पर्सनली भी समझें तो। बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर देखा जाए महाराष्ट्र की राजनीति में 3 बड़े ऐसे नेता है। सबसे प्रमुख तौर पर नाम लिया जाए तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, और उसके बाद हम बात करते हैं अजित पवार। और ये तीनों ने जो है महाराष्ट्र की राजनीति को 24/7 कर दिया था पिछले 3 सालों में अगर बात करें। उदाहरण के तौर पर ये खुद बात अजित पवार कहते थे कि मैं सुबह उठकर काम करता हूँ, देर शाम तक देवेंद्र फडणवीस काम करते हैं, तो देर रात तक जो है, सुबह तक जो है एकनाथ शिंदे काम करते हैं। तो ऐसे में एक महाराष्ट्र की राजनीति 24/7 हुई थी। और यही 24/7 राजनीति को भेदना कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक कड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनके सामने 3 ऐसे कद्दावर नेता खड़े थे जो कि काम को ही जो अपना कर्म मानते थे। और इसीलिए और खासतौर पर सिर्फ कर्म नहीं बल्कि लोगों तक उनकी पैठ थी, हर किसी से वो जानते। और इसीलिए इस प्रकार के नेतृत्व को अगर आपको हराना है तो आपको और उससे भी जो है कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि जहां तक बात करें अजित पवार की, तो इस प्रकार का जिस प्रकार की उन्होंने मेहनत की उसका सानी शायद महाराष्ट्र की राजनीति उनकी पार्टी में शायद कोई नहीं। और इसलिए वो भी वो बखूबी जानते हैं जो उनके पार्टी के नेता है। और इसीलिए कल जब ये खबर आई थी तो कुछ नेताओं की आंखों से जो है आंसू छलके थे, क्योंकि जानते हैं कि अब जो है जिस प्रकार से अजित दादा काम करते थे वैसा नेता महाराष्ट्र में होने नहीं है। और खासतौर पर ऐसा नेतृत्व महाराष्ट्र को मिलना और जो है आने वाले दिनों में दिख नहीं रहा है। उनकी जनप्रतिनिधि के तौर पर जिस तरह से
लोगों से संवाद करने का उनका एक तरीका था। लोगों की समस्याओं को सुनना, फिर समाधान निकालना, दूरदर्शी सोच। कई ऐसे जिलों को उन्होंने आर्थिक महाशक्ति के तौर पर अपनी नीतियों के साथ निर्धारित किया। ये नजर आ रहा है जिस तरह से बारामती की जनता आज अपने नेता को आखिरी सलाम देने के लिए पहुंची है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त आपने जो कहा कि आर्थिक नीतियां सरकार कोशिश जरूर करती है, लेकिन उन आर्थिक नीतियों का पालन करना और साथ ही साथ उनको धरातल पर उनको इम्प्लीमेंट करना दो प्रमुख चीजें होती है। और इसीलिए आपको उत्तम प्रशासक होने की जरूरत होती है। और प्रशासक मतलब ये नहीं कि सिर्फ आदेश देकर जो है वो रुक जाए। प्रशासक वो होता है कि वो देखता है कि किस प्रकार से जो दिए आदेश है वो किस प्रकार से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और उसका रिजल्ट आखिर क्या आ रहा है। रिजल्ट ओरिएंटेड काम हमेशा अजीत पवार करते हैं और इसलिए जो भी वो काम करते हैं उसमें वो कहते हैं इसका आखिरी परिणाम क्या होगा ये मुझे देखना है और किस प्रकार से होगा ये मुझे जानना है। और इसी तजुर्बे के साथ वो उन्होंने जो है पिछले कई सालों से काम किया है। ये एक तो बात उसके काम की जरूरत थी, लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी थी, जैसे मैंने पहले कहा कि उत्तम प्रशासक तो जरूर थे, लेकिन साथ ही साथ जहां तक बात करें लोगों के विषयों की, वो कहीं ना कहीं बारीकी जानते थे कि आखिर क्या जरूरत है लोगों को, किस प्रकार से वो जरूरतें पूरी की जा सकती है, ये बात भी दादा बखूबी जानते थे। और इसलिए वो प्रैक्टिकल एक जिसे हम कहते हैं नेता थे। प्रैक्टिकली मैं इसलिए कहूंगा जिस प्रकार से अगर आप नेता बनते हो तो कई सारी उम्मीदें आपसे बंधी होती जुड़ी होती है। लोग उस नेता को देखते हैं, अगर वो पूरी असमर्थ, जाहिर सी बात है लोगों का समर्थन आपको नहीं मिलता। ये बात जानते तो इसलिए कहीं ना कहीं चाहे वो सत्ता में किस प्रकार से रहना है, इसका समीकरण किस प्रकार से बैठाना है, वो भी अजीत पवार को बखूबी आता था। और इसीलिए लगातार अगर हम कहें तो उनकी पूरे राजनीतिक करियर में अजीत पवार जो है सत्ता में जरूर शामिल थे। एक 2014 से 2019 का पीरियड अगर 5 साल अगर छोड़ दिए जाए तो अजीत पवार जो है हमेशा से ही जो है सत्ता कारण और सत्ता समीकरण के आसपास रहे हैं। और यही वजह थी कि जिस प्रकार से वो काम करते हैं और रिजल्ट देते हैं, उनको पता था कि इस प्रकार से अगर काम करते रहना है तो जाहिर सी बात है कि सत्ता के समीप होना बेहद जरूरी है। और इसलिए एक हम जिसे कहते हैं कि प्रैक्टिकल राजनेता थे, ये कहीं ना कहीं वो उनका गुण भी दर्शाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है कि कई सारी उनकी आलोचना भी हुई है। उनके विवादों को अगर बात करें तो कई विवाद उनसे जुड़े भी है, लेकिन इसके बावजूद हालांकि उन्होंने अपना जो है चरित्र नहीं बदला, साथ ही साथ उन्होंने अपना तरीका नहीं बदला। एक ऐसा तरीका जो बेबाक था, जो सीधे अंदाज में जवाब देता था और उतने ही सीधे अंदाज में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात करता था, ये ना देखते हुए ये पब्लिक मंच है या कहीं और भी बात कर रहे हैं। और इसलिए बड़े ओपन तरीके से जो अपने कार्यकर्ताओं से बात करते थे और इसी कारण कहीं ना कहीं जो है उन पर आलोचना भी की गई। उनकी कुछ टिप्पणियां जो है वो विवादास्पद भी रही, लेकिन उसके बावजूद उनसे वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि देखिए मैं बात करता हूँ अपने लोगों से इसी प्रकार से बता हूँ और यही जो मेरा अंदाज है लोगों को पसंद आता है और समझता है। तो ये बात वो भी जानते थे और इसीलिए उन्होंने अपना अंदाज तो नहीं बदला। हालांकि कई सारी आलोचना उनसे जरूर हुई और इसी वजह से जो है एक हम कहते हैं कि फैन बेस बढ़ना या फिर कार्यकर्ताओं का एक उनके पास जो जाना है उसका ऊप जो बढ़ना, वो कहीं ना कहीं उनके पास हमेशा से ही बढ़ता रहा है। वो बिल्कुल आपने बहुत अहम बातें बताई हैं शिशिर, लेकिन वो कहते हैं कि एक इंसान के व्यक्तित्व में किस तरह के गुण होते हैं वो तब पता चलते हैं जब वो वहाँ नहीं होता। और ऐसे में जब हम ये तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ जनता आंखों में आंसू है, जो उन्हें यहाँ पर देखने आई है, भावभीनी विदाई दे रही है, जहाँ परिवारजन मौजूद हैं, ये उस नेता से उनके उस रिश्ते को समझाती है जो भावनात्मक तौर पे रहा। और इसी भावना के लिहाज से हम यहाँ देख पा रहे हैं कि वो लोग दादा को आखिरी बार अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ मौजूद है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख पाएंगे कि जो आंखों में आंसू हैं वो इसी बात के लिए कि उन्होंने दादा को खो दिया। वो दादा जो उनकी समस्याओं को सुनते थे, उनका समाधान निकालते थे और ग्रास रूट लेवल पर कार्यकर्ताओं से भी जुड़े हुए थे। बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि अगर आप कार्यकर्ताओं को सक्षम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ताओं का जो जुड़ा हुआ आपसे बढ़ता रहेगा। कई ऐसे विषय आए, कई ऐसे मुद्दे महाराष्ट्र की राजनीति में आए जब अजीत दादा ने जो है अपने कार्यकर्ताओं को जो है सक्षम किया, उनको जो है साथ दिया है। और आज जो आप इतनी प्रकार की भीड़ देख रहे हो, आपको में आंसू देख रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है कि इस प्रकार से जो है साथ देने वाला नेता बहुत ही कम होता है। जाहिर सी बात है, अगर कार्यकर्ता के संकट में हो, संकट पे गिरा हो, तो उस वक्त जो है उनके साथ जो नेता होता है अगर खड़ा हो तो उनको कहीं ना कहीं एक विश्वास उस नेता के प्रति होता है। महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे बात करें कार्यकर्ता और नेता है जिनका सपोर्ट जो है जिनको सपोर्ट मिला था
अजीत पवार, उदाहरण के तौर पर पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो उनके स्वयं की पार्टी में कुछ नेताओं पर आलोचना हुई थी, चाहे वो धनंजय मुंडे की बात करें या फिर इससे पहले जो कृषि मंत्री थे उनकी बात करें। इसके बावजूद भी दादा ने जो है उनका साथ निभाया था। कुछ संकट का समय था, दादा ने कहा कि उस पर भी जो है काम किया जाएगा, और अगर गलती कार्यकर्ता की है, गलती नेता की है, तो उसको जो है दंडित भी किया जाएगा, ये स्पष्ट रूप से दादा ने कहा था। और इसीलिए जो कार्यकर्ता थे, जो नेता उनके थे, उनको दादा के प्रति विश्वास था। जो लोग कहेंगे, लोक लज्जा, सब जो है कभी दादा ने जो है उनका दामन नहीं छोड़ा था, ये उनको पता था। और इसीलिए आज इस वक्त हम देख पा रहे थे कि जो भीड़ यहाँ पर आई है उसी का उदाहरण है कि अगर बारामती के रास्ते से दादा गुजरते थे तो वो किसी कार्यकर्ताओं को जो है रास्ते में रोक करके उससे बात करके किस प्रकार से काम हो रहा है या क्या काम कर रहे हैं, इस प्रकार से पूछताछ वो करते थे। और ये जो निजी संपर्क था, ये बहुत राजनीति में महत्वपूर्ण होता है, जो आपको एक बड़ा नेता, कद्दावर नेता बनाता है। और यही एक गुण है जो आपको जनाधार वाला नेता बनाता है, जो आने वाले कई सालों तक जो है राजकीय पटल पर जो है आप उतने ही महत्वपूर्ण होते हो। इस बात को दादा बखूबी जानते थे, और इसीलिए फिर चाहे वो सत्ता में होने के बाद हो या फिर सत्ता में पिछली बार वो नहीं थे, उसके बावजूद भी लोगों से मिलना, लोगों का काम करना उन्होंने छोड़ा नहीं था। जैसे मैंने पहले कहा कि वो सत्ता समीकरण को जानते थे, सत्ता में इतने सालों से थे, पिछले 5 साल अगर देखा जाए बीच के अगर छोड़े, तो उस वक्त भी दादा जो है ज्यादातर वक्त पुणे और बारामती में बिताते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कहीं ना कहीं लोगों का काम करना है, सदन में पहुंचना है, लोगों की आवाज बनना है, तो उनके साथ रहना होगा, उनके समीप रहना होगा। और इसीलिए आज हालांकि जब दादा उनमें नहीं है, तो ये जो जनसमुदाय इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये वही दर्शाता है कि किस प्रकार से एक नेता का गुण हो, एक नेता किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, खासतौर पर अपने लोगों के प्रति और अपने जो सपोर्टर्स है उनके प्रति। ये एक प्रमुख बात जिसे हम कह सकते हैं। हालांकि आप उत्तम देखा जाए तो उत्तम प्रशासक हो सकते हैं, आप उत्तम काम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको लोगों की तरफ भी उतना ही झुकाव देना, ध्यान देना पड़ेगा और उतना ही सेंसिटिव होना पड़ेगा, जिसके प्रति हम कह सकते हैं कि दादा संजीव थे। और इसीलिए जो है कई मुद्दों पर और कई विषयों पर हमने इससे पहले भी दादा से बात की थी, दादा से, तो उनका कहना यह है, देखिए लोग मुझे चुनकर देते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक विश्वास के तौर से देते हैं। अगर उनसे कोई गलती होती है तो एक बड़ा होने के नाते, एक बुजुर्ग होने के नाते, एक फैमिली का हम कह सकते हैं कि ब्रेड विनर होने के नाते कहीं ना कहीं उन गलतियों को हमें छुपाना भी पड़ता है, उनको नजरअंदाज करना पड़ता है। लेकिन ये करते वक्त वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो जिसे कहते हैं कि कानूनी तौर पर अगर सही हो वही करना ठीक रहता है। और इसीलिए कई बार ऐसे महाराष्ट्र की राज्य में वाकया है, फिर चाहे मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि महज 80 घंटों के लिए वो उप मुख्यमंत्री बने थे, ये 2019 की बात है। तब काफी आलोचना उनकी हुई थी कि कैसे आखिर अजीत पवार जो है बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर अजीत पवार ने बाद में स्पष्ट किया था कि उनका सिर्फ निर्णय नहीं था, ये पार्टी कार्यकर्ताओं का निर्णय था और वरिष्ठ नेताओं का निर्णय था, जिसकी वजह से वो गए। और दादा ने उस वक्त निर्णय लिया और निर्णय लेने के बाद वो पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि देखिए उसके बाद जो है जो वरिष्ठ नेतागण थे उन्होंने अपना जो वादा था उससे वो पीछे हट गए, लेकिन दादा ने स्पष्ट किया कि मैं पीछे नहीं हटूंगा अगर मैंने कोई वादा किया है तो ऐसे में उनका खामियाजा दादा को कई बार भुगतना भी पड़ा है, लेकिन उस पर दादा ने कभी टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा अगर ये मेरा कर्म है तो मैं जो फल होगा वो मुझे भुगतना पड़ेगा। आपने बहुत अहम बात की कि अपनी साफगोई की वजह से जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी अजीत पवार की, उसके लिए वो जाने जाते थे। और जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो सेंटर में पावर पॉलिटिक्स है महाराष्ट्र की, उसमें पवार फैमिली का नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे में अब महाराष्ट्र की राजनीति किस मोड़ पर आकर खड़ी हुई आप समझते हैं अजीत पवार के जाने के बाद? देखिए अजीत पवार और एनसीपी अगर इस रूप से अगर देखा जाए तो 1980 से लेके अब तक का अगर एनसीपी का हमने दौर देखा तो उसमें अजीत दादा एक अलग नाम जो उभर के सामने आता है। ऐसी बात है कि पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार संयुक्त जब एनसीपी थी तब शरद पवार का शब्द जो आखिरी माना जाता था, और कई बार कई मौके पर जो है अजीत पवार ने ये बात स्पष्ट की है कि जो शरद पवार पार्टी में कहेंगे वो आखिरी फैसला होगा। हालांकि कुछ मुद्दों पर हालांकि देखा जाए तो उनकी सहमति नहीं हुई, और इसीलिए जो है हमने देखा कि पार्टी के 2 पार्ट हुए और कुछ जो कद्दावर नेता थे वो अजीत पवार के साथ आकर उन्होंने अलग जो है जो एनसीपी है जिनका दावा था कि उन्होंने अपना काम करना शुरू किया।
लेकिन इसके बावजूद भी जो है अजीत पवार की साख जो है महाराष्ट्र में कम नहीं हुई। जाहिर सी बात है ये तो एक राजनीति का काम हो गया, लेकिन जहां तक पर्सनल रूप के अगर देखा जाए, पारिवारिक संबंध अगर देखा जाए, तो वो कहीं इसमें वितुष्ट उसमें निर्माण नहीं हुआ। और इसका उदाहरण ये था कि दो राष्ट्रवादी होने के बावजूद भी हर साल पवार परिवार में, हालांकि अगर देखा जाए तो एक मौका आता है दिवाली का, जब सभी जो है पवार परिवार के लोग जो एकत्र आते हैं, जो चाचा है उनके साथ ही साथ उनके जो भतीजे हैं, उनकी बहन है, तो सभी लोग एकत्र आते हैं। और पिछले 2 सालों से निरंतर ये जो है काम चलता आ रहा है। भले जो है अलग पार्टी जो है जो पार्टी एनसीपी की हुई हो, ये दर्शाता है कि किस प्रकार से नेतृत्व गुण तो राजनीति में है, लेकिन साथ ही साथ परिवार को जतन रखना, परिवार के साथ रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो काम अजित पवार ने किया था। हालांकि पिछले चुनाव में, महानगर पालिका चुनाव की बात करें तो फिर से एक बार दोनों पार्टी एक साथ आई थी, मतलब शरद पवार की पार्टी, अजित पवार की पार्टी, और उन्होंने बड़े सजे हुए ढंग में कहा था। देखिए, जहां तक बात करें महानगर पालिका चुनाव की, कार्यकर्ता आपने एक बहुत अहम चीज कही थी कि जब हम महाराष्ट्र की राजनीति की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि अजीत पवार एक बड़ा चेहरा थे। ऐसे में अपनी दूरदर्शी आर्थिक नीतियों के लिए उन्हें महाराष्ट्र हमेशा याद रखेगा। नई औद्योगिक नीति थी, कैसे वो निवेश को बढ़ावा देगी, जहां भूमि की उपलब्धता और टैक्स के प्रोत्साहन जैसे तमाम उपाय अजीत पवार की सोच का ही नतीजा थे। बिल्कुल, देखिए, एक वित्त मंत्री होना अगर देखा जाए तो एक दो-धारी तलवार पर चलने जैसा होता है, क्योंकि एक तरफ आपको जो है राज्य का संतुलन, एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिठाना होता है, और दूसरी तरफ राज्य के लोगों तक, वो जो गरीब तबका है उसको जो है मुख्य धारा में लाना होता है। तो ऐसे में कहाँ तवज्जो दी जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। अजित पवार इस बात को बखूबी जानते थे। वो जरूर कहते थे कि जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब महाराष्ट्र में आएगा तभी महाराष्ट्र की, राज्य की प्रगति होगी, देश की प्रगति होगी। लेकिन ये प्रगति होते वक्त लोगों की कितनी प्रगति हो रही है, प्रदेश की कितनी प्रगति हो रही है, इसका फायदा लोगों को कितना मिल रहा है, इसका भी जो है लेखा जोखा रखना चाहिए। और इसीलिए लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों तक ये पैसा किस प्रकार से पहुंचे, इस पर भी वो ध्यान देते। तो ऐसे में एक फाइनेंस मिनिस्टर के नाते अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस साधने का प्रयास अजित पवार ने पिछले 3 सालों में किया था। इसका कारण ये भी था कि पिछले 35 अगर देखा जाए सालों से लगातार वो राजनीति में सत्ता में थे, और उनको हर डिपार्टमेंट की जानकारी, हर मंत्रालय की जानकारी बड़ी बखूबी से होती थी। और इसीलिए जब फंड एलोकेशन की हम बात करते हैं एक फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते, तो आप समझते हैं कि किस डिपार्टमेंट में या फिर किस मंत्रालय में जो है फंड की आवश्यकता है, किस प्रकार से सीधा वो लोगों को जो है प्रभावित करेगा, ये वो बात जानते थे। और इसीलिए उस प्रकार से फंड एलोकेशन करने का प्रयास हमेशा से ही अजित पवार ने किया है। पिछले 3 सालों की बात करें, खासतौर पर 2022 की अगर बात करें, जब महाराष्ट्र में लाडली बहना जो योजना लाई गई थी, उसके बाद जो है काफी आलोचना सरकार पर हुई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा, देखिए, ये सरकार की योजना जो है वो उन महिलाओं के लिए है जो कि अब तक देखा जाए तो अपने पैरों पे खड़ी नहीं थी। उनको सशक्त करना जरूरी है। अगर वो सशक्त होगी तो वो कहीं ना कहीं राज्य की अर्थनीति में भी एक बड़ा योगदान देगी। तो ये दूरदर्शी सोच भी होती है एक नेता की, इस प्रकार से आने वाले अपने प्रदेश को जो है आगे बनाना है। तो ऐसे में ये सभी बिंदुओं पर जो है एक तरफ से ध्यान देना, उन पर काम करना, ये कहीं ना कहीं गुण एक राजनेता के पास होना चाहिए। क्योंकि हम लगातार ये कह रहे हैं कि दूरदर्शी सोच तो थी ही अजीत पवार की, साथ ही कैसे तकनीक को एक राज्य के विकास के साथ जोड़कर हम मिशन मोड में आर्थिक प्रगति के सूचक के तौर पर काम कर सकते हैं, इस सोच को भी निर्धारित करते थे दादा। जैसे उन्होंने कृषि क्षेत्र में तकनीक पर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ डिजिटल तकनीक के माध्यम से कई ऐसे फैसले लिए और कई ऐसी योजनाओं को मंजूरी दी। बिल्कुल, देखिए, वो जानते थे कि फ्यूचर आखिर कहाँ है, और इसीलिए हमने देखा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में भी अगर देखा जाए तो आईटी हो या फिर आईटी अलाइड सर्विसेज हो, सर्विस सेक्टर हो, उसको किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, इस पर वो ध्यान रखते थे। अब पुणे की अगर बात करें तो पुणे को आईटी हब कहा जाता है। पुणे पश्चिम महाराष्ट्र का जो इलाका है, जो कि पवार फैमिली का गढ़ मानते हैं। पिछले कुछ सालों में लगातार इस पर काम किया गया है, और जिस प्रकार से पुणे का डेवलपमेंट किया गया है, उसको एक आईटी सिटी के रूप में जो उन्होंने प्रस्तावित किया है। पिछले महीने की बात थी, महानगर पालिका के चुनाव के दौरान जब वो पुणे में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि देखिए, अब पुणे आईटी सिटी तो बन चुकी है, लेकिन इसके आगे क्या, हमें स्टैग्नेट नहीं होना है। क्योंकि अगर इस प्रकार से अगर हम बंधे रहे तो जाहिर सी बात है कि जो नए सर्विसेज है, जो नए टेक्नोलॉजी है, उसको हम किस प्रकार से अपनाएं, इसका सीधा असर
और इसीलिए हमारे कि शहरों पर होगा। बिल्कुल कैसे मुंबई को ग्लोबल इकोनॉमी का हब बनाया जा सकता है, इस पर लगातार अजीत पवार दादा का फोकस रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिशिर, इन तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बारामती से आप देख रहे थे कि अजीत पवार जो कि लोकप्रिय तौर पर दादा के नाम से जाने जाते थे, वो अपने अंतिम सफर पर निकल गए और पंचतत्व में विलीन हुए। वक्त थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर रहेगा जारी। देखते रहिए डीडी न्यूज। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद विकास स्वागत। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम ट्रैक कर रहे हैं सुबह से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को पेश कर दिया। आर्थिक सर्वेक्षण जो लेखा जोखा होता है, एक ब्लूप्रिंट, एक आर्थिक खाका जो जिस तरह से सरकार आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए खर्च करती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के इस आधिकारिक दस्तावेज के माध्यम से बीते एक साल में आर्थिक स्थिति का जो लेखा जोखा है वो इस आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए पेश किया गया। इस बार का बजट बेहद खास, 9वीं बार वित्त मंत्री साहिबा बजट पेश करेंगी। उससे पहले आर्थिक सर्वेक्षण में कहीं ना कहीं प्रतिबिंब दिखाई देता है आने वाले बजट से जुड़े हुए तमाम सेक्टर्स का, उस खर्च का जिस तरह से कई अलग अलग क्षेत्रों पर खर्च किया जाएगा। ये ऐसा आधिकारिक डेटा होता है, दस्तावेज होता है जो ये बताता है कि जो ग्रोथ ड्राइवर इंजन्स हैं भारत की आर्थिक प्रगति को आगे ले जाने के लिहाज से, उन पर किस तरह से काम किया जाएगा। तो बड़ी खबर जो लगातार हम आपके लिए ट्रैक कर रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे देश की GDP, वृद्धि, महंगाई, रोजगार, व्यापार और सरकारी नीतियों का एक प्रमुख विश्लेषण होता है। और हमारे साथ इस वक्त शैलेंद्र मिश्रा जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आखिरकार वित्त मंत्री साहिबा ने जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2025-26 उसे पेश कर दिया, और खास तौर पर विकास के ड्राइवर्स जब हम बात करते हैं तो घरेलू जो मोर्चे पर तमाम अलग अलग मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उन पर फोकस किया गया इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में। ये देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण जब भी आता है तो सबसे पहले ग्रोथ आउटलुक क्या रहने वाला है अगले साल का, उस पर सभी की निगाहें होती हैं। हम जानते हैं कि जो मौजूदा वित्त वर्ष है जो उसमें 7.4% की विकास दर की बात कही गई है, और अगले साल 2026-27 में 6.8 से 7.2 के बीच विकास दर रहने की उम्मीद जताई गई है, GDP की उम्मीद जताई गई है। यानी जो ग्रोथ मोमेंटम है वो बना रहेगा तमाम ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद। हम जानते हैं कि वैश्विक अनिश्चितताओं का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूती के साथ खड़ी है, और इसका सबसे बड़ा फैक्टर है जो हमारी जो ग्रोथ है उसके पीछे जो घरेलू मांग है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। यानी हम घरेलू खपत या फिर घरेलू मांग के आधार पर जो ग्रोथ हासिल कर रहे हैं उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अलग अलग सेक्टर्स में अगर आप बात करें तो सर्विस सेक्टर में पिकअप हुआ, जो कोरोना के पहले का जो स्तर था उसकी तरफ हम आगे जा रहे हैं। हम जानते हैं कि सर्विस सेक्टर को बहुत तगड़ी चोट कोरोना के समय लगी थी और उसके बाद तमाम उपाय किए गए थे, और इस इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है कि आर्थिक सुधारों को लेकर, रिफॉर्म्स को लेकर जो सरकार ने कदम उठाए हैं लगातार एक के बाद एक कदम,
उसका फर्क दिख रहा है, जिससे हम मध्यम अवधि में एक अच्छी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रिफॉर्म एक्सप्रेस की जो गाड़ी है वो तेजी से आगे बढ़ गई है, और हम जानते हैं कि बीते कुछ वर्षों में सरकार ने एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए हैं, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग में हमारा शेयर बढ़े, उसको लेकर बहुत प्रयास किए गए हैं। PLI स्कीम्स के हम फायदे देख रहे हैं। तो ये एक आर्थिक सर्वेक्षण भी ये बताता है कि जो फैसले लिए, नीतिगत फैसले सरकार ने, आपने बहुत अहम बात कही है शैलेंद्र, और आने वाले समय में आपने बहुत अहम बात की, ग्रोथ मोमेंटम को बरकरार रखा गया। हमारे साथ बहुत खास मेहमान दीपशिखा सिकरवार, वरिष्ठ संपादक इकोनॉमिक टाइम्स में जुड़ गई हैं। दीपशिखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ग्रोथ मोमेंटम को बरकरार रखने वाला ये आर्थिक सर्वेक्षण इस तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है दीपशिखा जी, जब हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग बूम, सस्ता कर्ज यानी क्रेडिट ऑफटेक और GST में जिस तरह से अब सिर्फ 2 दरों को रखा गया, उसका भी एक सकारात्मक असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, अगर आप देखें जो आर्थिक सर्वेक्षण आज पेश किया गया है अर्थव्यवस्था का, एक 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इस सर्वेक्षण में, जो अर्थव्यवस्था है वो काफी मजबूत स्थिति में है। जो सरकार की तरफ से रिफॉर्म्स लिए गए, GST खास तौर से, और उसके अलावा जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, वैश्विक परिस्थिति है, उसका जो असर अर्थव्यवस्था पर हो रहा है, उसके बावजूद अर्थव्यवस्था जो है काफी मजबूत स्थिति में है। और अगले साल का जो है अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में रहेगी, और ये जो रिफॉर्म्स लिए गए हैं इनके ऊपर कंसोलिडेशन होगा, अर्थव्यवस्था पे उनका असर जो है वो अगले वर्ष और अच्छे से दिखाई देगा। सर्वेक्षण में ये क्लियरली बोला गया है। और दूसरा, जो सर्वेक्षण में वैश्विक परिस्थिति के जो चुनौतियां हैं, जो वो सर्वेक्षण बता रहा है, उसके लिए एक सरकार की तरफ से मेजर्स की आवश्यकता है, ये भी बात की गई है। तो ओवरऑल ये है कि मजबूत स्थिति में है अर्थव्यवस्था, और अगले साल इसी मजबूत स्थिति पे और उसको बिल्डअप किया जाएगा। अनसर्टेनिटी है विश्व में, लेकिन उसको लेके हताश होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट है वो बहुत मजबूत है। शैलेंद्र, इस रिपोर्ट जो ये सर्वे आया है, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी उभर कर सामने आया कि जिस तरह से जो ट्रेड डील अभी हाल ही में हुई है, भारत की आर्थिक तौर पर रणनीति बदलने का जो ये फोकस है, उससे भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं जो सनराइजिंग सेक्टर्स हैं, जिनको बूस्टर डोज मिलने की उम्मीद है। उसी की बानगी इस आर्थिक सर्वेक्षण में भी नजर आ रही है। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण जब भी आता है तो हम इस बात को उसमें सबसे पहले देखते हैं कि आर्थिक विकास आगे आने वाले समय में या फिर अगले वित्त वर्ष में कैसी रहने वाली है, इन्फ्लेशन की क्या चुनौतियां हैं। आप इन्फ्लेशन हम जानते हैं कि काफ़ी नीचे है, और जो कंट्रोल का दायरा है, जो प्रतिशत, उससे हम नीचे चल रहे हैं, तो वहाँ पर उतनी कोई चिंता की बात नहीं है। वैश्विक स्तर पर जो निश्चितता है, निश्चित तौर पर वो दिखती है। और ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है, लेबर रिफॉर्म्स की बात करता है कि जो तमाम रिफॉर्म्स हुए हैं, खासतौर पर जो लेबर की उपलब्धता, और उसको हम जानते हैं कि लेबर सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, उसका जो फायदा हुआ है आम लोगों को, उसकी वजह से गरीबी तेजी से घटी। हम जानते हैं कि पहले एक आंकड़ा आया था कि पिछले 11 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर गए हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि जो रिफॉर्म्स लिए गए, हम जानते हैं कि लेबर कोड जो अभी हाल ही में लागू किया गया है, आगे क्या रिफॉर्म्स लेने हैं उसका भी जिक्र करता है। निश्चित तौर पर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और हम जानते हैं कि मदर ऑफ ऑल डील्स इसे कहा जाता है। कैसे भारत के जो उत्पादन करता है, भारत के जो विनिर्माण करता है, उनको एक बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है कि वो दुनिया के इन बाजारों में अपने उत्पादों को ले जा सके। और प्रधानमंत्री ने इस बात की अपील भी की कि हम गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी वाले उत्पाद इन देशों को दे, जिससे कि लंबे समय तक रिश्ता बने। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी है। और आर्थिक सर्वेक्षण वैश्विक चुनौतियों के बावजूद
भारत में जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में खड़ी है, जो हमारे प्रमुख मानक होते हैं अर्थव्यवस्था के, जो कोर सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर हो, उसका एक सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ स्थिति हो बताया गया है। और निश्चित तौर पर जो वैश्विक अवसर हमारे पास उपलब्ध हो रहे हैं वो भविष्य में उसका असर दिखाई देगा। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण जो हमारी मौजूदा चुनौतियां हैं उनकी भी बात कर रही है, और जो पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए हैं उससे जो फर्क आया है उस पर खास तौर पर इसमें जिक्र किया गया है। और ये बहुत राहत की बात है कि हम उच्च विकास दर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं अगले वित्तीय वर्ष में भी, क्योंकि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद ये आसान नहीं है कि हम 7% के आसपास ग्रोथ रेट लगातार बरकरार रख सकें। लेकिन ये आर्थिक सर्वेक्षण ये कहता है कि हम अगले वित्तीय वर्ष में भी उसके आसपास रहेंगे, और मध्यम अवधि में हमारा जो ग्रोथ आउटलुक है वो बढ़िया रहने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है की बात करें तो वह कम, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि किस तरह से जब हम रिफॉर्म रश और पुश की बात करते हैं, दीपशिखा जी, खास तौर पर जब हम निजी उपभोग यानी डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात करते हैं, कैसे परचेजिंग पावर को बढ़ाने का एक सकारात्मक पहलू इस आर्थिक सर्वेक्षण में देखा गया, जहां हम क्रेडिट ऑफ टेक की उम्मीद करते हैं, और खास तौर पर इसमें जो रूरल इकोनॉमी है उसको भी बूस्टअप करते हुए दिखाया गया है। बिल्कुल, देखिए अगर आप देखें पिछले बजट की बात करें तो पर्सनल इनकम टैक्स में कटौती की गई थी, उसके बाद जीएसटी में कटौती की गई है। तो ये जो मेजर्स लिए गए ये इसीलिए लिए गए कि कंजम्पशन को किस तरह से बूस्ट मिले। दूसरा, अगर आप ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आप बात करें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अगर आप देखें एमएसपी में लगातार बढ़त दी जा रही है, तो इसीलिए दी जा रही है कि ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसमें मजबूती रहे, उन वहाँ पर आय में उनकी वृद्धि होती रहे, किसानों के लिए जो है एक इंसेंटिव रहे उत्पादकता बढ़ाने के लिए। तो रूरल इकोनॉमी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था को एक काफी मजबूती देती है, और हम ये देखते हुए आ रहे हैं कि ये जो मेजर्स लिए गए थे उसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र से डिमांड जो है वो काफी मजबूत रही है। जीएसटी के बाद हमने देखा कि ये जो डिमांड बूस्ट मिला वो अर्बन क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में भी वही चीज देखने को मिली। तो अर्थव्यवस्था जो आर्थिक सर्वेक्षण आज पेश किया गया है उसने ये सारे जो मेजर्स लिए गए हैं अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए, खास तौर से जैसे जीएसटी का जो रिफॉर्म किया गया, इसने काफी हद तक जो भारत वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहा था, 50% टैरिफ यूएस की तरफ से लगाया गया है, उसके अलावा भी तमाम जो अनसर्टनिटीज हैं उसमें ये जो बूस्ट मिला कंजम्पशन को, उससे काफी अर्थव्यवस्था को बल मिला है, और इसी बल के साथ अर्थव्यवस्था जो है अगले साल एंटर करेगी और इसके ऊपर और बिल्डअप करेगा। शैलेंद्र, चाहे हम ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की जब बात करते हैं जो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है, और उसमें ग्लोबल सप्लाई चेन को जो हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो लगातार मजबूत कर रहे हैं, ये आर्थिक सर्वेक्षण कहता है। ऐसे में ये ट्रेड फ्रैगमेंटेशन, जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, उसमें इस आर्थिक सर्वेक्षण का जो आउटलुक है वो पॉजिटिविटी के साथ तमाम अन्य सेक्टर्स में जिसमें हम कैपेक्स बढ़ाने की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसकी मजबूती को भी दर्शाता है। जी देखिए, निश्चित तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण इस ओर इशारा करता है कि हमारे पास बहुत अवसर है चुनौतियों से पार पाने का, और हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिए चुनौतियां कहाँ होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो, राजस्व आए, सरकार कल्याणकारी योजनाओं में खर्च कर पाए। ये सब तब होगा जब घरेलू मांग बढ़ेगी, जब अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण ये कहता है कि हम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब ये बात होती है कि पर्सनल इनकम टैक्स में 12 लाख तक की छूट दी गई है, तो कहीं हमारा जो टैक्स बेस है जो वो छोटा ना हो जाए, यानी फिर जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम प्रत्यक्ष कर के दायरे में इनकम टैक्स भरें, ये अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि वो संख्या बढ़ती रहे। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि हम अपने डायरेक्ट टैक्स बेस को विस्तार दे रहे हैं, यानी उसका दायरा बढ़ रहा है, तो प्रत्यक्ष कर चुकाने वाले, इनकम टैक्स चुकाने वालों की संख्या बढ़ रही है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये चिंता थी कि अगर अचानक हम काफी छूट देंगे और उसका दायरा बढ़ाएंगे तो फिर कहीं हमारे पास इस मामले में चुनौतियां ना आए।
तो वो चिंता दूर होती हुई दिखाई दे रही। तीसरी बात हम जानते हैं कि जीएसटी में ऐतिहासिक सुधारों की नवरात्र से पहले पिछले साल जो शुरुआत सरकार ने की थी और बहुत हमने देखा था कि उसका रिस्पांस दिखा था जब नवरात्र में रिकॉर्ड खरीद अब तक की देखने को मिली थी, इलेक्ट्रॉनिक्स में, बाकी सामानों में, तो उसका असर तमाम सेक्टर्स में दिखा है। तो निश्चित तौर पर एक तरफ मोदी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि बढ़ती अर्थव्यवस्था का फायदा आम जनता को मिले और उस कल्याणकारी योजनाओं के जरिए जो गरीब हैं उनको सहायता मिले, जो मजदूर वर्ग हैं उनका जीवन आसान हो। तो ये जो आर्थिक सुधार के साथ साथ जो लेबर कोड लागू किया गया है उसका भी जिक्र ये आर्थिक सर्वेक्षण करता है। तो जो चुनौतियां उसका जिक्र तो करता ही है, साथ ही साथ हमारी अर्थव्यवस्था जहां पर सुधरी है, जहां पर अच्छे संकेतक हैं, निश्चित तौर पर उसकी तरफ इशारा करता है। तो मान सकते हैं कि देश की इकोनॉमी बढ़ती है, तेजी से आगे बढ़ती है, तो फिर वहां हम अक्सर सोचते हैं कि कहीं इन्फ्लेशन न बढ़ जाए, क्योंकि जब क्रेडिट सस्ता मिलता है, जब हम देखते हैं कि सस्ते दर पर कर्ज मिलता है, ये तो बहुत बड़ी, जब हम फिस्कल प्रूडेंस की बात करते हैं ना शैलेंद्र, जब हम वित्तीय अनुशासन की बात करते हैं तो ग्रोथ और साथ ही साथ जब इन्फ्लेशन है उन दोनों को मेंटेन कर चलना, ये दो धाई तलवार होती है। और मुझे लगता है कि जो आर्थिक सेहत का रिपोर्ट कार्ड वित्त मंत्री साहिबा ने अभी पेश किया है, टेबल किया है, सफलतापूर्वक कर रहा है, आर्थिक सर्वेक्षण इस तरह इशारा कर रहा है। बिल्कुल। और दीपशिखा जी, बिल्कुल लास्ट में आपसे कमेंट यहाँ पर ये कि जिस तरह से जीएसटी में ई वे बिल पर भी फोकस रहेगा जो आर्थिक सर्वेक्षण बताता है, ऐसे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिहाज से आने वाला बजट किस तरह से फोकस करेगा, क्योंकि जब हम निजी निवेश को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं और आर्थिक सर्वेक्षण इसी बात की तस्दीक करता है। बिल्कुल, देखिए ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है हमेशा से देखा जाता है कि ये एक स्टेज सेट कर देता है आने वाले बजट के लिए। तो एक जो ग्राउंड इस सर्वेक्षण ने तय किया है कि अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है, लेकिन उसको और मजबूत करने की जरूरत है। ये मजबूती बरकरार रखने के लिए मेजर्स लेने की जरूरत पड़ेगी सरकार को, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत अनसर्टनिटी है। तो इसी दिशा में मुझे लगता है कि आने वाला बजट भी है, जो रिफॉर्म्स लिए गए हैं इस वर्ष में, इनके ऊपर और बिल्डअप करने की कोशिश करेगा। और रिफॉर्म्स किस तरह के लिए जा सकें ताकि अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को और मजबूत अनशैकल किया जा सके। डीरेगुलेशन पे फोकस रहेगा, विदेशी निवेश के लिए और क्या मेजर्स लिए जाएं ताकि वो आए भारत की तरफ आकर्षित रहें। इस दिशा में हो सकता है कि बजट में कुछ तरह के मेजर्स लिए जाएं। और दूसरा, जो ये कंजम्पशन बूस्ट दिया गया था इस साल, इसको और किस तरह से मजबूती दी जा सकती है। बिल्कुल। और यही इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पर कंजम्पशन को बूस्ट करके, मतलब इसी तरह के आगे भी इस बजट में इसी पर फोकस। बिल्कुल। और साफ तौर पर हमने देखा कि जब हम इन्फ्लेशन में काबू की बात कर रहे हैं उसमें एग्री सेक्टर का सपोर्ट लगातार जो है वो मिल रहा है। और बहुत बड़ा आर्थिक सर्वे जो ये पेश किया गया, इसके अलग अलग पहलुओं पर लगातार डीडी न्यूज़ पर आज चर्चा जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। दीपशिखा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आर्थिक रिपोर्ट कार्ड पेश कर दी गई है, जहां किस तरह से हमारी आर्थिक व्यवस्था की सेहत जो फल फूल रही है, क्योंकि अगर हम उसकी तुलना अन्य अर्थव्यवस्थाओं से करते हैं और घरेलू फैक्टर्स जो हैं भारत के, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, जीएसटी में जो कटौती की गई, उसका भी एक कुशनिंग और ब्रीदर इफेक्ट साफ तौर पर आने वाले बजट में नजर आएगा। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं मिड डे प्राइम मेरे सहयोगी मुकुल शर्मा के साथ, जहां हम इसी इकोनॉमिक सर्वे पर फिर से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।